अध्याय 7 फ़ायदा नंबर 5 आपकी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना। 1974 मेरे जीवन में परिवर्तन का वर्ष था। मुझे यूएस मेरीन कोर से छुट्टी दी जा रही थी और मैं असली दुनिया में प्रवेश करने वाला था। मेरी समस्या यह थी कि मैं किस दुनिया में प्रवेश करूं। क्या मैं अपने गरीब डैडी की दुनिया में प्रवेश करूं और ई कोऑर्डिनेट में कर्मचारी बन जाऊं, या मैं अपने अमीर डैडी की दुनिया में प्रवेश करूं और बी कोऑर्डिनेट की दुनिया में दाखिल हो जाऊं। जैसे पहले ही बताया जा चुका है, मेरे पास 2 प्रोफेशन थे जिनके द्वारा मैं आसानी से ई कोऑर्डिनेट में प्रवेश कर सकता था। मैं शिपिंग उद्योग में वापस जा सकता था और शिप ऑफिसर बन सकता था, स्टैंडर्ड ऑयल के लिए ऑयल टैंकर बेच सकता था, या मैं व्यावसायिक एयरलाइन पायलट बन सकता था जैसे मेरे कई सहपाठियों ने किया। दोनों ही प्रोफेशन आकर्षक थे, परंतु मैं जानता था कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी शिपिंग ऑफिसर या पायलट बनकर नहीं गुजारना चाहता था। वे दिन गुजर चुके थे। हालांकि इसमें जोखिम ज़्यादा थे और गारंटी कम, परंतु मैंने अपने गरीब डैडी के बजाय अपने अमीर डैडी का अनुसरण करने का फैसला किया। 1974 की शुरुआत में मैरीन कोर से मुक्त होने से पहले मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उनसे कहा कि वे मुझे बी कोऑर्डिनेट की दुनिया का परीक्षण दे। मुझे अब भी याद है कि मैं बाकियत में उनके ऑफिस में गया और उनसे अपने जीवन के अगले दौर के बारे में सलाह मांगी। मैं 26 साल का था और मैं जानता था कि मुझे उस दुनिया में मार्गदर्शन की ज़रूरत थी जहां बहुत थोड़े लोग गए थे, यानी बी कोऑर्डिनेट की दुनिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनसे पूछा। मुझे किस तरह के परीक्षण की ज़रूरत है? अपनी डेस्क से ऊपर की तरफ देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे अमीर डैडी ने कहा, जाओ और सेल्स का कोई काम करो। सेल्स? मैं उस कुत्ते की तरह चिल्लाया जिसे लात मार दी गई हो। मैं बी कोऑर्डिनेट में जाना चाहता हूँ, मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता। अमीर डैडी जो कर रहे थे उन्होंने वह बंद कर दिया, अपना चश्मा उतारा और अपनी ऊपर उठी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि इसके आगे क्या करना चाहिए। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। परंतु मैं बिजनेस मालिक बनना चाहता हूँ, मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता। मैं बहस करते हुए कहा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर तुम सलाह लेने के लिए आओ तो कम से कम मेरी सलाह को सुनने का शिष्टाचार तो होना चाहिए। अगर तुम मेरी सलाह नहीं सुनना चाहते तो फिर सलाह मांगना छोड़ दो, समझे? तो फिर मुझे ये समझाइए, सेल्स ही क्यों? मैंने अधिकतर विनम्र स्वर में जवाब दिया। मेरे दोनों ही डैडी कठोर थे। मैं जानता था कि अगर मुझे कुछ सीखना था तो सम्मान के साथ सुनना मेरे लिए बेहतर था। मुझे बताइए कि बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गोल्डन लाइन, बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है, अमीर डैडी ने कहा। बेचने की योग्यता बी कोऑर्डिनेट की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर बिजनेस मालिक बनने के बारे में सोचने का कष्ट भी मत उठाओ। नंबर 1 योग्यता, मैंने अमीर डैडी की बात को दोहराते हुए कहा। सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं, अमीर डैडी ने कहा। प्रेसिडेंट कैनेडी को ही देख लो, वे महानतम वक्ताओं में से एक थे। जब वे बोलते थे तो लोग प्रेरित हो जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनमें लोगों की आत्मा को संबोधन करने की शक्ति थी। आपका मतलब है कि जब आप स्टेज या टेलीविज़न पर बोलते हैं तब भी आप बेच रहे होते हैं? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा। और जब आप लिखते हैं या अपने आसपास या आमने सामने एक चर्चा में बोलते हैं या अपने बच्चों से बात करते हैं या बच्चों से उनके खिलौने उठाने को कहते हैं तो ये सभी चीज़ें बेचने की श्रेणी में आती है। आपके हाई स्कूल के टीचर हर दिन बेचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने यह काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, मैंने व्यंग में मुस्कुराते हुए कहा। यही कारण है कि वे महान टीचर नहीं बन सके। सभी महान टीचर महान सेल्समैन रहे हैं। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद की तरफ देखो, वे सभी महान टीचर थे, जिनका अर्थ है कि वे सभी महान सेल्समैन थे। तो मैं बेचने में जितना बेहतर बन जाऊंगा, मैं ज़िंदगी में उतना ही सफल बन जाऊंगा? मैंने पूछा। इसे दूसरे तरीके से देखो, अमीर डैडी ने जवाब दिया। उन लोगों को देखो जो जीवन में सबसे कम सफल हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। क्या कोई भी बेचने में निपुण हो सकता है? मैंने पूछा। बिल्कुल, हम सभी पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। किसी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगे और अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो तो वो क्या करेगा? गोल्डन लाइन, हम सभी पैदाइशी सेल्समैन हैं। वो रोने लगेगा, मैंने जवाब दिया। वो चिल्लाता है, वो बेचना शुरू करता है। सही है, अमीर डैडी ने कहा। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को यह बताने की कोशिश की है कि उसे कोई चीज़ नहीं मिल सकती? अगर पिता उसे वो चीज़ नहीं देता जिसकी उसे ज़रूरत है तो वो अपने माँ के पास जाएगा। अगर माँ भी उसे वो नहीं देती जो उसे चाहिए तो वो फ़ोन पर अपने दादा दादी से बात करेगा। बहरहाल, जब हम बड़े होते हैं तो हम में से कई
मैं अपनी हर मनचाही चीज़ हासिल कर सकता हूँ का नजरिया खो देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें चीज़ें मांगना बंद करने के लिए कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि हम शिकायतें करना बंद कर दें और तंग करना छोड़ दें। इसीलिए हम बेचना बंद करना सीख लेते हैं। तो वयस्कों के रूप में हमें दोबारा ये सीखना होता है जो हम पहले जानते थे। मैंने कहा, अगर हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से ऐसा करना होगा। अमीर डैडी ने कहा, जब मैं 30 साल का था तो मैंने महसूस किया कि मैं जीवन की दौड़ में पिछड़ रहा था। मुझ में किसी चीज़ की कमी थी। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था परंतु मुझे मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। मैंने आखिरकार ये स्वीकार किया कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी ज़िंदगी का प्यारा खाली रह जाएगा। इसीलिए मैं जानता था कि मुझे खुद को बदलना था। यह मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मैं यह नहीं जानता था कि लोगों के साथ प्रश्न किस तरह किया जाता है। मेरे कर्मचारी मेरी बात नहीं सुनते थे। मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता था और वे कुछ और कर देते थे या फिर कुछ नहीं करते थे। मेरे ग्राहक भी मेरी बात नहीं समझते थे। मैं उन्हें बताता था कि मेरे प्रोडक्ट्स क्यों बेहतर थे और वे जाकर किसी और के प्रोडक्ट खरीद लेते थे। मुझे अजनबियों के साथ बातचीत करने में संकोच होता था। पार्टियों में मैं बहुत ही बोरियत व्यक्ति था। मैं जो कहना चाहता था अब मैं कह ही नहीं पाता था। मेरी प्रेषणा कला खराब थी। मुझे ये जल्दी ही समझ में आ गया कि अगर मैं बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे बेचना सीखना होगा। मुझे बेहतर वक्ता बनना सीखने की जरूरत थी। मुझे अपने खोल से बाहर आने की जरूरत थी। मुझे लोगों से डरना बंद करना सीखने की जरूरत थी। मुझे वह दोबारा सीखना था जो मैं बचपन में कभी जानता था। अमीर डैडी थोड़ी देर के लिए ठहरे, जैसे उनका मस्तिष्क अतीत की यादों को टटोल रहा हो। आखिरकार उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कई साल पहले जब तुम और माइकल दोनों ही एलिमेंट्री स्कूल में थे तो मैं एक सप्ताह के सेल्स कोर्स के लिए होनोलुलु गया था। मुझे याद है, मैंने कहा। मेरे डैडी का विचार था कि आप सेल्स की कोर्स में भाग लेकर मूर्खता का परिचय दे रहे थे। अच्छा, अमीर डैडी ने पूछा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि कोई आदमी इतना धन एक कोर्स के लिए क्यों खर्च कर रहा है जिसमें उसे कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस बात पे अमीर डैडी ठहाके मारकर हंसने लगे। मैंने अपने आखिरी $200 उस कोर्स में शामिल होने के लिए लगा दिए थे। बहरहाल उस कोर्स ने मुझे लाखों करोड़ों डॉलर कमा के दिए और तुम्हारे डैडी सिर्फ कॉलेज के सर्टिफिकेट की बात सोच रहे थे। बिल्कुल सही, मैंने थोड़ी पीछे हटते हुए कहा। अलग अलग जीवन मूल्य। मेरे डैडी कॉलेज में ज़्यादा डिग्रियाँ चाहते थे और आप ज़्यादा आर्थिक सफलता चाहते थे। अब भी मुस्कुराते हुए मेरे अमीर डैडी ने अपनी पीली कानूनी तख्ती पर ये शब्द लिख दिए, खरीदो बेचो। इन शब्दों की तरह इशारा करते हुए अमीर डैडी ने कहा, बिजनेस में ये दो बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लोग हमेशा बेचते खरीदने के समझौते के बारे में बात करते हैं। मार्केट और बिजनेस खरीदारों और विक्रेताओं के बदौलत चलता है। अगर मेरे पास खरीदार नहीं हो तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगा, जिसका अर्थ यह है कि मुझे लगातार बेचना जरूरी है। मैं अपने कर्मचारियों व निवेशकों को टीवी तथा अखबार के विज्ञापन के माध्यम से अपनी छवि बेचता हूँ। मैं अपने पत्रों में अपने अकाउंटेंट्स और वकीलों को अपनी छवि बेचता हूँ। सारा दिन मैं बेचता रहता हूँ। मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहना है और मुझे ये देखना है कि खुशी खुशी ग्राहक आए और ज़्यादा खुश होकर यहाँ से जाए। इसीलिए बेचना किसी से कुछ पैसे झपटने की कोशिश करने से बड़ी चीज़ है। मैं समझ गया, मैंने जवाब दिया। परंतु बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह योग्यता बी कोऑर्डिनेटर की नंबर 1 योग्यता क्यों है? बहुत ही बढ़िया सवाल, अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोगों को यह महसूस ही नहीं होता कि आप जितना अधिक बेच सकते हैं आप उतना अधिक खरीद सकते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं इस बात को अधिक स्पष्टता से समझना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि मैंने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी है। मैं जितना अधिक बेच सकता हूँ मैं उतना ही अधिक खरीद सकता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया और मुझे इस बारे में सोचने और सीखने दिया। आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं, अमीर डैडी ने कहा। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। इसीलिए बेचने की योग्यता नंबर 1 योग्यता है। पहले आपको कुछ बेचना पड़ेगा, तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। अगर मैं बेच नहीं सकता तो मैं खरीद भी नहीं सकता, मैंने पूछा। सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने कहा, गरीब लोग इसीलिए गरीब है क्योंकि वे बेच नहीं सकते या फिर उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। यह गरीब देशों के बारे में सही है। गरीब देश एक ऐसे देश होते हैं जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता या जो कुछ उनके पास होता है वो उसे बेच नहीं सकता। यही लोगों के बारे में सही है। कई व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं परंतु वे अपने गुणों को बेच नहीं सकते। वो कंपनी जो बेच नहीं सकती वो बिजनेस से बाहर हो जाएगी, चाहे गोदाम में उसके पास टनों सामान भरा पड़ा हो। जब मुझे कोई बिजनेस आर्थिक रूप से संघर्ष करता मिलता है तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उस बिजनेस का लीडर बेच नहीं सकता। वे स्मार्ट हो सकता है परंतु वे खराब संप्रेषक होता है।
मैं कई मध्य स्तरीय मैनेजरों से मिलता हूँ जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पे इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए क्योंकि वे बेच नहीं सकते थे। आप ऐसे बहुत अकेले लोगों से मिले होंगे जिन्हें अपने सपने का पुरुष या महिला नहीं मिल पाई हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यह बताने में असफल रहे कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं। आपका अर्थ है कि जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाता हूँ तो आप उसे भी सेल्स कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेलिंग, अमीर डैडी ने कहा। दुनिया कई अकेले और गरीब लोगों से भरी हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि किस तरह बेचा जाए, किस तरह से प्रेषित किया जाए, किस तरह रिजेक्शन के डर से जीता जाए, किस तरह रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ जाए। तो सेलिंग जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, मैंने कहा। बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने कई साल पहले अपने आखिरी डॉलर उस कोर्स में लगा दिए थे जिसने मुझे सिखाया कि बेचा किस तरह जाए। आज मेरे पास तुम्हारे डैडी से अधिक पैसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉलेज की डिग्रियां ज़्यादा है, जबकि मेरे पास सेलिंग की बेहतर योग्यता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो जाओ बेचना सीखो और बेचने की अपनी योग्यता सुधारो। बेचने में आप जितने बेहतर होगे आप उतना ही ज़्यादा अमीर बन जाओगे। अमीर डैडी ने बाद में यह भी समझाया कि उनका एक अकाउंटेंट स्थायी तनख्वाह के बदले में अपनी प्रोफेशनल योग्यता बेचता है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए आवेदन देता है तो वह दरअसल अपनी प्रोफेशनल सेवाएं बेच रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। जब आप अपने घर जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़, स्टोव, रेफ्रिजरेटर, सोफ़ा, टेलीविज़न सेट, बिस्तर, हर चीज़ किसी न किसी ने आपको बेची है। जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वे भी किसी न किसी ने बेची है। हर चीज़ जो आपके पास है वह या तो आपको किसी ने बेची है या फिर आपने उसे चुराई है। अगर आपने उसे चुराई है तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं चोरों के साथ बिजनेस नहीं करता। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जो बेचते हैं। मुझे यह एहसास नहीं था कि बेचना बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण था, मैंने कहा। मुझे एहसास नहीं था कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे ये सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह बेचा जाए, अमीर डैडी ने कहा। असली दुनिया में देखो, जो राजनेता चुनाव जीतते हैं वे महान सेल्समैन होते हैं। सबसे सफल धार्मिक लीडर महान सेल्समैन होता है। सर से टीचर सर से सेल्समैन होता है। बच्चे जमानतर महान सेल्समैन होते हैं। मेरी बातें तुम्हें समझ में आई? बिल्कुल आई, मैंने कहा, परंतु मैं बेचने के विचार से आतंकित हो जाता हूँ। इस सच्चे वाक्य पे अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया और 1 मिनट तक चुप रहकर विचार किया। तुम्हारी ईमानदारी तारीफ के काबिल है, उन्होंने आखिरकार कहा। ज़्यादातर लोग बेचने से घबराते हैं, ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से आतंकित रहते हैं, परंतु अपने डर को स्वीकार करने के बजाय वे सेल्समैनों के बारे में बुरी बातें करते हैं, जैसे कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षक प्रोफेशनल हूँ। आपका मतलब है कि ज़्यादातर लोग अपने डर के बारे में झूठ बोलते हैं, मैंने कहा। वे ये नाटक करते हैं कि बेचने का काम घटिया स्तर का काम है। बिल्कुल सही, जो लोग बेचने से डरते हैं उनमें से अधिकतर ये बात नहीं मानेंगे, इसीलिए वे सेल्स प्रोफेशन का या उन लोगों का तिरस्कार करते हैं जो बेचते हैं, अमीर डैडी ने कहा। और जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर गरीब लोग होते हैं। जीवन में 1 या 2 क्षेत्रों में वो गरीब होते हैं। अक्सर वह व्यक्तिगत सफलता के किसी क्षेत्र में या प्रेम में गरीब होते हैं। अधिकतर लोग जो बेच नहीं सकते ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने साधनों से नीचे रहना पड़ता है, सस्ते सामानों की सेल में सामान खरीदना पड़ता है और सिर्फ इसलिए कंजूसी में रहना पड़ता है क्योंकि वे बेचने से डरते हैं। उनके डर और बेचने की अयोग्यता की वजह से ही वे गरीब रह जाते हैं। परंतु क्या ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नहीं डरते, मैंने पूछा। गोल्डन लाइन, अपने डरों से हारकर जीतने के बजाय यहाँ लोग अपने डरों से जीतना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा। इसीलिए सफल लोग अपने डरों से जीतना सीख जाते हैं और वे अपने डरों को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते। इसीलिए मैं सेल्स कोर्स करने के लिए अपने आखिरी डॉलर्स लेकर होनोलुलु गया था। इसके अलावा मैं तुम्हें वही सलाह दे रहा हूँ जो मैंने खुद को दी थी। मेरी सलाह है कि जाओ और बेचना सीखो। मैं इसे दोबारा कहूँगा, जब कोई गरीब, असफल या अकेला होता है तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ ना कुछ बेचने में असफल हो गया है। अगर आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। तो मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, बस शर्त मैं बेच सकूँ, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। इसलिए सेलिंग तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। क्या तुम ये सीखने के लिए तैयार हो कि किस तरह बेचा जाता है? उस चर्चा के बाद मेरी सेल्स शिक्षा शुरू हो गई। मैंने अपने अमीर डैडी की सलाह मानी और मैंने जल्दी ही IBM और जेरेक्स दोनों ही कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। मैंने इन दोनों कंपनियों में इनकी भुगतान योग्यताओं की वजह से आवेदन नहीं दिया था, बल्कि इनकी सेल्स ट्रेनिंग की वजह से दिया था। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी अपने लोगों के लिए उत्कृष्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराती हैं। मेरे लिए बेचना सीखना, रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीखना
और अपनी बातों को सामने वाले के दिल तक पहुंचाना सीखना वो सबसे शिक्षा है जो मुझे कभी नहीं मिली थी। बेचने सीखने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। बेचने सीखने से मेरा भविष्य बदल गया। अपने अंदर से विजेता को बाहर निकालना। सेल्स ट्रेनिंग में बेचना सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली हैं। जब मैंने पहली बार जेरॉक्स के साथ शुरुआत की तो मैं बहुत ही संकोची था। हालांकि मुझे जेरॉक्स में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, परंतु मेरा डर अब भी मुझे दरवाजे खटखटाने या फ़ोन पर कॉल करने से रोक रहे थे। मुझे आज भी ये डर सताते हैं। फ़र्क यह है कि मैं आखिरकार अपने डरों की जीत कर आत्मविश्वास हासिल कर लिया और फ़ोन कॉल करने का या दरवाजे पर खटखटाने का साहस जुटा लिया। अगर मैंने अपने व्यक्तिगत डरों को जीतना नहीं सीखा होता तो मेरे अंदर का पराजित आदमी जीत गया होता। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि हम में से हर एक के भीतर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी छुपा होता है। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता और एक अपराजित आदमी भी छुपा होता है। हर बार जब हम अपने डरों, अपनी शंकाओं और अपने आत्मविश्वास के अभाव को जीतने देते हैं तो हमारे अंदर का पराजित आदमी जीत जाता है। बेचना सीखना अपने अंदर के इस पराजित आदमी को जीतना है। बेचना सीखना अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालना भी है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह आपको अपने डरों का सामना करना, अपने डरों से निपटना, अपने डरों को परास्त करने का अवसर प्रदान करती है और यह आपके अंदर के विजेता को जीतने का मौका देती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी एक बढ़िया बात यह है कि जब आप सीखते हैं तो संगठन के लीडर्स में आपके साथ काम करने का धैर्य होता है। बिजनेस की असल दुनिया में अगर आप 3 से 6 महीने में नहीं बेच पाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जेरॉक्स थोड़ा ज़्यादा उदार था। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल दिया और मैं 1 साल प्रोवेंशन बना रहा। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिला होता तो मैं जानता हूं कि मुझे निकाल बाहर कर दिया जाता। आखिरकार बाहर निकाल जाने से ठीक पहले मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेरी सेल्स सुधर गई। मैं 2 सालों बाद मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने लगा। मेरी तनख्वाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। अपने आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान को दोबारा हासिल करना मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ और इसे लाखों डॉलर कमाने में मेरी मदद की। इसके लिए मैं हमेशा जेरॉक्स कॉर्पोरेशन और उनके स्टाफ का आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह बेचा जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि किस तरह मेरे अंदर के राक्षसों, शंका और डर को जीता जाए। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबल अनुशासित करता हूँ क्योंकि यह उद्योग अपने आत्मविश्वास को प्रबल करने में वही अवसर प्रदान करता है जो जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने मुझे प्रदान किया था। सेल्स ट्रेनिंग ने मेरे सपनों की राजकुमारी से मिलने में मदद की। विषय से हटकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सेल्स योग्यताओं के बिना और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण अपने आत्मविश्वास के बिना मुझे संदेह है कि मैं कभी अपने सपनों की राजकुमारी से मिल पाया होता और उससे मेरी शादी हुई होती। जब मैं पहली बार अपनी पत्नी किम से मिला तो मैंने सोचा कि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। आज मैं उसे पहले से भी ज़्यादा सुंदर मानता हूँ क्योंकि वो बाहर से जितनी सुंदर है अंदर से भी वह उससे ज़्यादा सुंदर है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अवाक रह गया। मुझे उसके पास जाने में डर लग रहा था। बहरहाल अपने डरों को जीतने की मेरी सेल्स ट्रेनिंग यहाँ मेरे काम आई। कमरे के पीछे छुपने, अपने चेहरे को टेबल में छुपाने, उसकी तरफ दूर से ताकने और उससे बात करने से डरने के बजाय जो मैं पहले किया करता था जब भी मैं किसी महिला को प्रति आकर्षित होता था, मैं हिम्मत से आगे बढ़ा और मैंने कहा, हाय। मेरी सेल्स ट्रेनिंग अब काम आ रही थी। किम पलटी। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और मुझे उससे प्रेम हो गया। वह दोस्ताना थी, आकर्षक थी और हम किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। हमारी पटरी बैठ गई थी। वह मेरे सपनों से सीधे ज़मीन पर उतर आई थी। बहरहाल जब मैंने उसे डेटिंग पर चलने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं। एक अच्छा सेल्समैन होने के नाते मैंने उसे बार बार डेटिंग के लिए पूछा, परंतु हर बार उसने कहा नहीं। हालांकि मेरा आत्मविश्वास को चोट पहुंची और मेरे पुरुष अहम को धक्का लगा, परंतु मैंने उससे एक बार दोबारा पूछा, फिर जवाब मिला नहीं। सीरियसली ये 6 महीने तक चला। 6 महीने तक उसने कहा नहीं। अगर मैंने अपने बारे में शंकाओं को नहीं जीता होता तो मैं उसे 6 महीने तक लगातार नहीं पूछता। मैं अंदर से लहूलुहान था। हर बार जब वो नहीं कहती थी तो मैं अपने आत्म अहम को संभालने के लिए अपने दबड़े में छुप जाता था। 6 महीने तक रिजेक्ट होने के बाद मेरा नाजुक पुरुष अहम पूरी तरह पिचक गया था, परंतु मैं फिर भी लगातार पूछता रहा। आखिरकार एक दिन उसने कहा,
हाँ, और हम तब से एक साथ हैं। जब हम डेटिंग कर रहे थे तो मेरे कई पुरुष मित्र मुझसे कहते रहे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह तुम्हारे साथ डेटिंग पे जा रही है। वह एक लोमड़ी है और तुम एक डॉग की तरह हो। तुम लोगों का जोड़ा सुंदरी और जानवर का जोड़ा लगता है। चुपचाप मैं अपने अमीर डैडी को यह कहते हुए सुन सकता था, बेचना बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। यह जीवन में आपकी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भी है। आप रिटायर यंग एंड रिटायर रिच पुस्तक के पीछे मेरी और किम की तस्वीर देख सकते हो। यह फ्रीजी में एक टापू पर घोड़े की पीठ पर ली गई तस्वीर है। हम दोनों इस कान से उस कान तक चौड़ी मुस्कान लिए हैं, क्योंकि उस दिन हम आर्थिक रूप से आज़ाद होने का जश्न मना रहे थे। अपने दिल में मैं जानता हूँ कि मैं जीवन में किम के बिना सफल नहीं हो पाया होता। वो मेरे सपनों की राजकुमारी है और उसने मेरे जीवन को पूर्ण बनाया है। 2003 में हमने अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मनाई। रिजेक्शन पर एक शब्द। कुछ दिन पहले मैंने रेडियो पर एक विज्ञापन सुना। यह एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप से पूछा, कौन व्यक्ति इस तरह के काम या बिजनेस की तरफ आकर्षित होगा जिसमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं हो। इस बारे में सोचने पर मुझे यह एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग उस काम की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें बेचना नहीं पड़े। हालांकि हम सभी कुछ ना कुछ बेचते हैं। मैंने इस बारे में जितना अधिक सोचा, मुझे उतना ही एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग बेचने के खिलाफ नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजेक्शन को नापसंद करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। मुझे रिजेक्ट किए जाने से नफरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस विचार को जोड़ दूं, जो रिजेक्शन शब्द पर एक अलग दृष्टिकोण होगा। 20 साल पहले जब मैं जेरॉक्स कंपनी का संघर्तक सेल्स प्रतिनिधि था, तो मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं रिजेक्शन से नफरत करता था। मैंने कहा, मैं रिजेक्शन से जितनी नफरत करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं उससे डरता हूँ। मैं अपने आप को हर उस स्थिति से बचाने की कोशिश करता हूँ जिसमें रिजेक्शन का खतरा हो। मैं कई बार सोचता हूँ कि रिजेक्ट होने से तो बेहतर है मर जाना। हर बार जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ और सेक्रेटरी कहती है, हमारे पास पहले से ही कॉपरियर है, या हमें नए कॉपरियर से कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर जेरॉक्स के कॉपरियर में, या बॉस सेल्समैनों से चर्चा नहीं करते, या हमें आपका प्रस्ताव पसंद आया परंतु हम आपकी प्रतियोगी कंपनी IBM का कॉपरियर खरीदने वाले हैं। ऐसे समय मेरी इच्छा होती थी कि जमीन के अंदर किसी बिल में घुस जाऊं और अपने आप को दफन कर लूं। मैं रिजेक्ट होने के बारे में जितना सोचता रहा, सेलिंग छोड़ने और भाग जाने की मेरी उतनी ही ज्यादा इच्छा होने लगी। मैं रिजेक्शन से जितना ज्यादा दूर भागता था, जेरॉक्स में मेरे बॉस उतनी ज्यादा बार कहता था कि वह मुझे नौकरी से निकालने वाला है। रिजेक्शन इक्वल टू सफलता। मेरे लिए रिजेक्शन का मेरा डर तथा आत्म स्वाभिमान व आत्मविश्वास की मेरी कमी मेरे जीवन बर्बाद कर रही थी। ऊपर से तो मैं आत्मविश्वासी और वही मूर्खी दिखता था, बाहर से तो मैं US मैरीन का जॉन वेन नजर आता था, परंतु सच कहा जाए तो भीतर से मैं PB हरमैन था। मेरी जिंदगी का इस कष्टकारी समय में जब मुझे नौकरी से बस निकालने ही जाने वाला था, अमीर डैडी ने मुझे कुछ ज्ञान के मोती प्रदान किए जो उनके द्वारा कहे गए सर्व से शब्द थे। जिस दिन मुझे जेरॉक्स में मेरे सेल्स मैनेजर ने प्रोबेशन पे रखा, इस दिन अमीर डैडी ने मुझे कहा, दुनिया के सबसे सफल लोग दुनिया के सबसे बड़े रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। क्या? मैंने दोबारा पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने उनकी बात ठीक तरह से सुनी है। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे रिजेक्टेड लोग होते हैं। तुमने ठीक सुना, अमीर डैडी ने कहा। और दूसरी तरफ जिन लोगों को सबसे कम रिजेक्ट किया जाता है वे सबसे कम सफल होते हैं। तो अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा रिजेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा, तुम मेरा मतलब समझ गए। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं नहीं समझ पाया, कृपया समझाकर कहिए। मैंने पूछा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही देख लो। 49% मतदानियों यानी करोड़ों लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम्हें कभी करोड़ों लोगों ने रिजेक्ट किया है? नहीं। मैंने कहा, ठीक है, जब ऐसा होगा तुम भी प्रसिद्ध और सफल बन जाओगे। परंतु उन्हें करोड़ों लोगों ने स्वीकार भी तो किया है। मैंने कहा, यह सच है, अमीर डैडी ने कहा। परंतु अगर वे रिजेक्शन से डर जाते तो क्या वे कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें रिजेक्ट ही नहीं करते, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी निगाह से देखते हैं। कई लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा गार्ड रहते हैं, क्योंकि कई लोग उन्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं सोचता कि मैं उस तरह के दबाव को झेल सकता हूँ, और शायद इसीलिए तुम उस तरह की सफलता हासिल नहीं कर सकते जो तुम्हें चाहते हो।
या जिसे पाने में तुम सक्षम हो। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, परंतु सबक यह है कि जो लोग रिजेक्शन से भाग रहे हैं वह इस धरती पर सबसे कम सफल लोग हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अच्छे लोग नहीं हैं, इसका सिर्फ यही अर्थ है कि लोग उतने सफल नहीं हैं जितने कि वे लोग जिन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया गया आता है। वे लोग रिजेक्शन से भागते नहीं हैं। इसीलिए अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने कहा। पोप की तरफ देखो, वे एक महान व्यक्ति हैं, महान धार्मिक लीडर हैं, फिर भी उन्हें इतना अधिक रिजेक्ट किया जाता है। करोड़ों लोग उनकी बात या उनके सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि डब्ल्यू व्यक्ति की तरह काम करने और सेल्स मैनेजर द्वारा नौकरी से निकाले जाने के बजाय मुझे बाहर जाना चाहिए और रिजेक्ट होना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल अगर तुम रिजेक्ट होने शुरू नहीं करोगे तो तुम निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मूर्ख मत बनो, दुनिया से भागते मत फिरो और अपने चेहरे को जिंदगी के दीवारों में छुपाते मत फिरो। हाँ, तुम्हें रिजेक्ट होने का जोखिम लेना चाहिए, परंतु तुम्हें अपने रिजेक्शन से सीखना भी चाहिए और यही सुधार का अर्थ है। रिजेक्शन और सुधार, मैंने कहा। सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने वो फॉर्मूला लिख दिया जो उन्होंने बरसों पहले होनोलुलु में अपने सेल्स ट्रेनिंग से सीखा था। वह ट्रेनिंग जिसके लिए उन्होंने $200 खर्च कर दिए थे। रिजेक्शन और सुधार इक्वल टू शिक्षा और प्रगति। मैंने इस फॉर्मूले का कई वर्षों तक अनुसरण किया है। हर बार जब भी मैं रिजेक्ट किया जाता था मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने क्या गलती की है, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता था। अगर मैं किसी अच्छे जवाब को नहीं ढूंढ पाता तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से उस सेल्स कॉल के बारे में बात करता हूँ और उस घटना पर दोबारा विचार करता हूँ। शायद रोल प्ले करता हूँ, स्थिति को दोहराता हूँ जहाँ मेरा मित्र खरीदार बन जाता है और मैं विक्रेता। मुद्दे की बात यह है कि मैं रिजेक्ट करने वाले व्यक्ति को मूर्ख, बदमाश, घटिया आदमी या पराजित व्यक्ति नहीं कहता। मैं इस तरह के मूर्खता नहीं करता और मानसिक रूप से उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सीखने, सुधरने और खुद पे सुधार करने का मौका दिया। मैं खुद से पूछता हूँ, अगली बार मैं किस तरह से इस स्थिति का बेहतर और अलग तरीके से सामना कर सकता हूँ। और यह आपको जीवन में शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाता है। मैंने कहा, मेरे विचार से यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का फॉर्मूला है, अमीर डैडी ने कहा। परंतु अगर मैं रिजेक्शन से बचता हूँ तो यह प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होगी। मैंने ही पूछा, रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत है। सहमति से सिर हिलाते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब जाकर तुम समझे हो। इसी कारण जो लोग रिजेक्शन से बचते हैं वे लंबे समय में जीवन में कम सफल होते हैं और जो लोग रिजेक्शन का सामना करते हैं वे जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं है क्योंकि वे पर्याप्त रिजेक्ट नहीं होते। गोल्डन लाइन, मैं रिजेक्ट होने का जितना ज्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। मैं समझ गया। मैंने अमीर डैडी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कुछ दिनों बाद मैंने एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी डायलिंग संस्था के लिए फोन करने का काम ले लिया। मैं यह काम पैसों के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसे इसलिए कर रहा था ताकि मैं एक अच्छे काम में मदद कर सकूं और पर्याप्त रिजेक्ट हो सकूं। मैंने महसूस किया कि जेरेक्स के लिए काम करने में मैं हर दिन बहुत कम बार रिजेक्ट हो रहा था। रात को डॉलर्स के लिए डायल करके मैं अपने रिजेक्शन की संख्या बढ़ा रहा था। मैं जानता था कि मैं जितना ज़्यादा रिजेक्ट होऊंगा उतना ही मुझ में सुधार होगा। मुझे जितना ज़्यादा सुधार होगा मैं उतना ही ज़्यादा शिक्षित बनूंगा और मैं जितना ज़्यादा शिक्षित बनूंगा मैं उतना ही सफल बनूंगा। जेरेक्स में काम करने के बाद हर सप्ताह 3 रात में इसी चैरिटी के ऑफिस में काम करता था। 1 साल तक मैंने मुफ्त में डॉलर्स के लिए नंबर डायल किए। उस साल के शुरू में मुझे जेरेक्स से बस निकाला ही जाने वाला था और उसके 2 साल बाद मैं उसका नंबर 1 सेल्समैन बन गया। एक बार मैंने जेरेक्स में सेल्स सफलता हासिल कर ली तो फिर मैं इस्तीफा दे दिया और अपने पार्ट टाइम नायलॉन एंड वेलक्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस का फुल टाइम बिजनेस बना लिया। मैं बी कोऑर्डिनेट में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। मैंने यह सबक सीख लिया था कि मैं रिजेक्ट होने का जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बढ़ जाएंगे। 98% रिजेक्शन के विषय से आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर आपको असली जीवन के कुछ सच्चाई बता दूं। जब मैं अस्थायी तौर पर बिजनेस स्कूल में था तो एक प्रोफेसर ने कहा था, बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कम से कम 51% बार सही होने की ज़रूरत है। मेरे विचार से ये गलत जानकारी है। वास्तव में इंसान सफलता के इससे बहुत कम प्रतिशत के साथ
बहुत सफल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर डायरेक्ट मेल बिजनेस में अगर कोई कंपनी 10 लाख मेल भेजती है और उसमें 2% जवाब मिलते हैं तो इसे अक्सर बहुत सफलता प्रदर्शित समझा जाता है। इसका दरअसल अर्थ यह है कि 98% लोगों ने कहा नहीं, 98% ने मेल को रिजेक्ट कर दिया और इसके बावजूद इसे सफल माना जाता है। दरअसल ज़्यादा मास मार्केट अभियानों में 98% रिजेक्शन सफलता की निशानी मानी जाती है। इसे आपके लिए ये सबक है, अगर आप जीवन में अधिक सफल बनना चाहते हैं तो सिर्फ रिजेक्शन की तलाश करें और फिर अपने आप में सुधार करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि लीडर्स आपको बाहर जाने और कुछ रिजेक्शन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या अवसर है! अगर आप सचमुच जीवन में ज़्यादा बड़ी सफलता की इच्छा रखते हैं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाए और रिजेक्शन के अपने डर से जीतना सीख लें। अगर आप इसे करने में 5 साल लगाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी बची हुई जिंदगी बहुत अधिक सफल होगी। कम से कम मेरे साथ ऐसा हुआ था। दरअसल मैं रिजेक्शन के अधिक से अधिक अवसर तलाशता रहता हूँ, इसीलिए मैंने सार्वजनिक वक्ता होना सीखा है और मैं अपने इन्फॉर्मेशनियल के साथ टेलीविजन पर भी इसीलिए आता हूँ। आज दुनिया भर के करोड़ों लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। शिक्षा बनाम सेलिंग। जेरोक्स ने मेरे सामने जो चुनौती रखी, नेटवर्क मार्केटिंग में उससे बड़ी चुनौती मिलती है। मैं ये इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि जेरोक्स में मुझे सिर्फ बेचना सीखना था। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ना सिर्फ बेचना सीखना है बल्कि आपको यह भी सीखना है कि दूसरे को बेचना कैसे सिखाया जाए। अगर आप बेच सकते हैं परंतु आप दूसरे को बेचना नहीं सिखा सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत यह है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत बढ़िया टीचर भी होना चाहिए। अगर आपको दूसरे को सिखाना अच्छा लगता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी प्रगति कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से सिखाना सिर्फ बेचने से अधिक लाभदायक है। मेरी राय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बढ़िया बात यह है कि यह बिजनेस आपको सिर्फ सेल्समैन बनने का प्रशिक्षण नहीं देती बल्कि आपको टीचर बनने का प्रशिक्षण भी देती है। अगर आप सीखने और सिखाने को पसंद करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके शामिल होने के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसीलिए मैंने ये पुस्तक का शीर्षक बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं रखा। सेल्स मैनेजर बेचते नहीं हैं, वे सिखाते हैं। जब मैं विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पर अपनी मार्केट रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सफल लोगों को पाया जो कड़ी मेहनत कर रहे थे और बेच सकते थे परंतु वे अपने बिजनेस में उतना सफल नहीं थे। उनके सफल नहीं होने का कारण यह था कि वे उन लोगों के लिए बेच रहे थे जो खुद नहीं बेच पाते थे। उदाहरण के तौर पर मैं इस मीटिंग में गया जहां एक नया बिजनेस मालिक ने अपने कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बिजनेस अवसर के बारे में जानने के लिए बुलाया था। जब मैं प्रस्तुति को सुनने के लिए कमरे में बैठा तो मैंने यह देखा कि नए बिजनेस मालिक के अपलाइन स्पॉन्सर ने पूरी प्रस्तुति दी। नए बिजनेस मालिक ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग के बाद मैंने नए बिजनेस मालिक से पूछा कि क्या उसका अपलाइन लीडर उसे सेलिंग के गुण सिखाने के लिए समय देता है। उसने कहा, नहीं, मेरा अपलाइन बस हमसे यह चाहता है कि हम लोगों को मीटिंग में बुला लें। वो अकेला व्यक्ति है जो सेलिंग करता है क्योंकि वो सिर्फ सेल्समैन है। वहीं पर मैं समझ गया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के शिक्षक स्तर में दोस्त हैं। पहली बात तो यह कि ट्रेनिंग एक मजाक थी। इस कंपनी की एक रीडिंग लिस्ट थी परंतु किसी ने भी कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। दूसरी बात, यह सिर्फ इतना चाहती थी कि बिजनेस शुरू करने वाले लोग अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बुला ले ताकि बेहतर सेल्समैन उन्हें बेच सके। यह बिजनेस स्कूल नहीं था, यह तो सेल्स स्कूल था। जब मैं जेरोक्स में था तो मेरे सेल्स मैनेजर चार्ली रिवनसन मेरे द्वारा देखे गए सबसे अच्छे टीचर में से एक थे। मैं अपॉइंटमेंट लेता था और चार्ली मेरे साथ सेल्स कॉल पर चल देता था। कॉल के दौरान वो बहुत कम बोलता था। कॉल के बाद हम उसके ऑफिस में जाते थे और सेल्स प्रस्तुति का विश्लेषण करते थे। मेरे कमजोर और सकत्र बिंदुओं पर हम चर्चा करते थे। सुधारों और सबक सीखने के बाद चार्ली कई सेल्स ट्रेनिंग डील और अभ्यास करवाता था ताकि मेरी सेल्स योग्यता विकसित हो सके, खासकर रिजेक्शन को जीतने की योग्यता। इस तरह मैं सेल्समैन बना। मैं एक सफल सेल्समैन इसलिए बना क्योंकि मेरे पास एक बहुत बढ़िया टीचर था। हालांकि वो खुद एक महान सेल्समैन है परंतु एक बार सेल्स मैनेजर बनने के बाद चार्ली को टीचर बनना पड़ा और वह एक महान टीचर था। इसीलिए वो मेरी अधिकतर सेल्स कॉल में चुपचाप बैठा रहता था। कभी कभार वो मुझे बताता था कि क्या करना चाहिए परंतु ज़्यादातर समय वह चुपचाप बैठा रहता था और मुझे अपनी गलतियां करने देता था। संदेश यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको चार्ली रिवनसन की तरह होना चाहिए, महान सेल्समैन और महान टीचर। एक बार आप ऐसा करना सीख लें
तो यह बिजनेस आपके सपनों को सच कर देगा। सेल डॉग्स। बेलियर सिंगर रिच डैड के सलाहकार और सेल्स डॉग्स के लेखक हैं और 20 वर्षों से मेरे प्रिय मित्र हैं। वह और मैं सेलिंग बिजनेस में रहे हैं। हम दोनों हवाई में जूनियर सेल्स प्रतिनिधियों के रूप में शुरुआत की। वह बरोज कॉर्पोरेशन में चला गया, जिसे आज जूनियर्स के नाम से जाना जाता है, और मैं जेरोक्स कॉर्पोरेशन में आ गया। हम कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनिंग की दुनिया से गुजरे। बेलियर और मैंने एक चीज देखी कि कई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मालिक बेचना तो सीख सकते हैं, परंतु वे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे महान सेल्स मैनेजर बनने में असफल हो जाते हैं। कॉर्पोरेट अमेरिका की दुनिया में सेल्स मैनेजर टीचर होते हैं, वे सिर्फ सेल्समैन नहीं होते। अपनी पुस्तक सेल्स डॉग में बेलियर किसी सेल्स संगठन में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सेल्समैनों की चर्चा करता है और यह कहता है कि हर डॉग को अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बेलियर कहता है नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स ट्रेनिंग इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ न केवल आपको यह सीखना है कि बेचना किस तरह है, बल्कि आपको यह भी सीखना है कि किस तरह दूसरे को बेचना सिखाया जाए। अगर आप दूसरे को बेचना ही नहीं सिखा पाते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। क्रेडिट कार्ड शरण। बहुत सारे लोग आज क्रेडिट कार्ड शरण में फंसे हुए हैं और इसका एक कारण यह है कि वे बेच नहीं सकते। जब लोग उधार पर चीजें खरीदते हैं तो दरअसल वे अपने भविष्य को बेच रहे हैं, अपने भविष्य के श्रम को बेच रहे हैं। कई मामलों में जब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो लोग आज कुछ खरीदने के लिए अपने आने वाले कल को बेच देते हैं। ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड श्रम के इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा खरीदार बनना तो सीख गए हैं, परंतु अच्छा बेचने वाला बनना नहीं सिखाया गया। अपने आने वाले कल को बेचने के बजाय मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल होने की सलाह दूंगा ताकि आप यह सीख सकें कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप बेचना सीख लेते हैं और सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लेते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके जो चाहे खरीद सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान हर महीने के आखिर में कर सकते हो। मेरे लिए यह अपने कल को बेचने से ज्यादा समझदारी का सौदा है। आप और मैं जानते हैं कि जब आप अपने आने वाले कल को बेच देते हैं तो आपके पास बहुत सुनहरा भविष्य नहीं रह जाता। संक्षेप में, बेचने की योग्यता हर एक के लिए बेहद महत्वपूर्ण योग्यता है, यहाँ तक कि मेरी बिल्ली भी बेचती है। दरअसल मेरी बिल्ली अधिकतर लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह बेच लेती है। हर सुबह अगर मैं उसे भूख लगने पर कुछ खाने को नहीं देता हूँ तो मेरी छोटी बिल्ली मुझे बता देती है कि वो क्या चाहती है और कब चाहती है। इंसानों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी प्राकृतिक योग्यताओं को एक बार फिर वापस लौटा देता है ताकि आप जीवन में जो चाहें हासिल कर सकें, और यह आपको यह सिखा सकता है कि किस तरह बेचा जाए और आपको यह भी सिखा सकता है कि दूसरों को बेचने का तरीका कैसे सिखाया जाए। अगला फायदा। अगले अध्याय में हम इस विषय पर बात करेंगे कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप योग्यताओं को विकसित करने में आपकी मदद करता है। मेरे अमीर डैडी का कहना था बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप की योग्यता विकल्प नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप कुछ सिखाना चाहते हैं, और हाँ, अपने टीममेट के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी आपकी तरह कुछ नया सीख पाएँ और अपने आगे ग्रोथ कर पाएँ।